हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 6 है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके संगठन। इस चैप्टर को हम यहाँ पे करने वाले हैं। लास्ट ईयर भी मैंने वीडियो बनाई थी, वहाँ पे भी आपको काफ़ी विस्तार से कराया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपका उससे भी काम चल जाएगा। ठीक है, बाकी मैं आपको एक बार सिलेबस बता देता हूँ कि ज़्यादातर चीज़ें इसमें कमी है। आप एनसीईआरटी का अकॉर्डिंग देखोगे तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलने वाली, मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा। प्रिंसिपल ऑर्गन करा दूंगा आपको मैं, की एजेंसी जैसे कि यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, ILO, सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, और इसके एक्सपेंशन की क्या जरूरत है, ये सारे के सारे टॉपिक जो है इस वीडियो में कवर कर दूंगा। और थोड़ा एक्स्ट्रा एनसीईआरटी में जो चीज़ें दे रखी है वो सारी बता दूंगा। तो आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, चैप्टर कंप्लीट आपका हो जाएगा यहाँ से। और जितना आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उन्हीं में से क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी बताते चलेंगे साथ के साथ। आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एकलव्य स्टडी पॉइंट ये यूज़र नेम है मेरा इंस्टाग्राम पे, आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। टाइम निकाल के आपको रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। तो चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो देखिए, चैप्टर जो हमारा है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन पे यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है वो क्या होते हैं और वो क्या करते हैं, उससे क्या हेल्प होती है, इसको हम समझते हैं। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी संस्था होती है, ऐसा संगठन होता है जो विश्व के विभिन्न देशों के लिए काम करता है। ठीक है, दुनिया के कई सारे देशों के लिए विश्व के देशों की सहायता करता है। संगठन जो होती है वो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सहायता करती है। और इसके सदस्य जो होते हैं वो भी अधिक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये वर्ल्ड के लिए काम कर रहे हैं, यानी कि एक बड़ी संस्था होगी। इसमें जो वर्कर होंगे, जो काम करने वाले लोग होंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा होंगे। इसके सदस्य की बात करें वो भी कई सारे देश होंगे इसमें। और इनका जो कार्य क्षेत्र होता है, इनका जो स्कोप होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि ये पूरी दुनिया को नज़र में रख कर काम करते हैं। ठीक है, पूरी दुनिया के लिए काम कर सकते हैं, आप ऐसा समझ सकते हो। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अब बात करते हैं कि एक क्वेश्चन ये आ जाता है कई बार पेपर में कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, क्यों जरूरत पड़ती है। तो देखिए, विश्व में कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका निपटारा कोई एक देश नहीं कर सकता। समझ रहे हो? यानी कि दुनिया में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसका निपटारा कोई एक देश यानी कोई इंडिविजुअल कंट्री कभी भी नहीं कर सकता। उसके लिए कहीं ना कहीं उसे जरूरत होगी बाकी देशों की। अगर सारे देश आपस में मिल जाएं, ठीक है, फिर उस समस्या से निपट सकते हैं। तो ऐसे में हमें किसकी जरूरत पड़ती है? एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन ही ऐसा है जो दुनिया के विभिन्न देशों को एक मंच पे लाता है। ऐसे में हमें इन संगठनों की जरूरत पड़ती है। कौन से संगठन? अंतर्राष्ट्रीय संगठन। विभिन्न देशों के बीच झगड़ों को सुलझाने के लिए। अब एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि कई बार क्या होता है कि दो देशों के बीच में आपको विवाद देखने को मिल जाते हैं। हो सकता है उनके बीच में युद्ध हो जाए, या फिर युद्ध जैसी स्थिति हो जाए, या कोई विवाद हो जाए। तो उसको सुलझाने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत पड़ती है। इसके बाद है कि विश्व में शांति स्थापित करने के लिए हमें कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत जरूर पड़ेगी। विश्व में समझौते, संधियां करने के लिए भी हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत पड़ती है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो कि आपको याद रखने हैं। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के उद्देश्य क्या होते हैं। ये पेपर में आपसे ऐसे ही पूछे जाते हैं सीधे सीधे कि बताइए हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों है, या बताइए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के उद्देश्य क्या होते हैं। तो आपको बिल्कुल पॉइंट एकदम याद रखने हैं। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के उद्देश्य होते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोका जाए, यानी रोकने में ये क्या करते हैं? सहायता करते हैं। झगड़ों को शांतिपूर्वक सुलझाने में, ये इनका एक उद्देश्य है कि झगड़ों को शांतिपूर्वक सुलझाया जाए। राष्ट्रों के बीच में सहयोग की राह दिखाने में, शत्रुता के दायरे को कम करने में हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन मदद करते हैं। सामाजिक आर्थिक विकास के लिए काम करना भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उद्देश्य है। विभिन्न देशों की मदद करना भी एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उद्देश्य हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते कराना, ये भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का ही एक उद्देश्य हो जाता है। तो इनका उद्देश्य क्या है? अब आप सीधा सीधा ये देखो कि अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना, झगड़ों को शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाना, राष्ट्रों के बीच में सहयोग की राह दिखाना, जो दुश्मनी है, शत्रुता है, उसको कम करना, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए काम करना, विभिन्न देशों की मदद करना। ठीक है, ये क्या होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संगठन के उद्देश्य होते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम यूएनओ की। यूएनओ को हम क्या बोलते हैं? यूएनओ को हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसको हम पढ़ने से पहले डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ आखिर बना क्यों और बना कैसे।
तो उसके लिए आपको लीग ऑफ नेशंस के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि लीग ऑफ नेशंस ही आगे जाके संयुक्त राष्ट्र संघ बना था। तो देखिए लीग ऑफ नेशन से हो सकता है आपके पेपर में कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, पूछा जा सकता है। तो देखिए क्या हुआ कि पहले विश्व युद्ध जो हुआ था, जो कि पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918, उसने दुनिया में बहुत तबाही मचाई थी। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया था, दुनिया में बहुत कई सारे ऐसे देश थे जिनको काफी नुकसान हुआ था। तब विभिन्न देशों को ऐसा लगा, ऐसा सबने महसूस किया कि इन झगड़ों को से निपटने के लिए या इन झगड़ों को निपटाने के लिए कहीं ना कहीं हमें एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जरूर होना चाहिए। कोई एक ऐसी मतलब हमें जरूरत महसूस हुई दुनिया को कि एक ऐसा संगठन जरूर होना चाहिए जो मतलब दुनिया के बीच में लड़ाई ना होने दे, या फिर झगड़े हो रहे हैं तो उसको रोके या समझौता कराए इस तरीके से। तो फिर क्या हुआ, लीग ऑफ नेशंस बनाया गया। ठीक है, जब ये जरूरत महसूस हुई 1914-18 वाला ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, इसके बाद तब क्या हुआ, लीग ऑफ नेशन बनाया गया। लीग ऑफ नेशन क्या एक संगठन ही है। ठीक है, ये संगठन जो था ये ज्यादा सफल नहीं हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हो गया। यानी कि ये सोच के बनाया गया था कि ये संगठन जो है, अब पहला विश्व युद्ध तो हो चुका है, आगे विश्व युद्ध नहीं होने देगा, विभिन्न देशों के बीच में सहयोग बनाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हो गया जो कि 1939 से 45 यानी 1939 से 45 तक हुआ। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसके बाद फिर से लोगों को ये जरूरत महसूस हुई कि हमें एक संगठन चाहिए। ठीक है, हमारे पास एक संगठन होना चाहिए, और लीग ऑफ नेशन एक संगठन था भी, लेकिन ये ज्यादा मतलब कामयाब नहीं हुआ। तो ऐसा महसूस हुआ कि लीग ऑफ नेशंस में बदलाव की आवश्यकता है, यानी इसको और मजबूत बनाने की जरूरत है। ठीक है, तो दूसरे युद्ध में यानी दूसरे विश्व युद्ध में ज्यादा तबाही का सामना करना पड़ा, जिससे ऐसा महसूस हुआ कि लीग ऑफ नेशंस को और ज्यादा मजबूत बनाने की जरूरत है। इसके बाद लीग ऑफ नेशंस का उत्तराधिकारी जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ बना, यानी लीग ऑफ नेशंस में बदलाव करके ही इसको संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ बना दिया गया। तो समझ रहे हो, डायरेक्ट यूएनओ नहीं पढ़ाया मैंने आपको, पहले बताया कि कैसे यूएनओ बना, लीग ऑफ नेशन से उसका क्या रिलेशन है, कैसे मतलब वो उसका उत्तराधिकारी बना, पूरी चीजें आपको पता लग गई। आगे देखो, अब बात करेंगे हम संयुक्त राष्ट्र संघ की, यानी कि जो यूएनओ है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, दुनिया भर के देशों के लिए ये काम करता है। इसकी स्थापना हुई थी कब, 24 अक्टूबर 1945। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। इसके जो सदस्य देश है, मेंबर आज की डेट में कितने, 193। इसके प्रमुख अंग कितने, 6। अब 6 में से एक हटा दिया गया है, तो अब आज की डेट में हम देखें तो 5 ही माने जाएंगे, लेकिन ये 6 मुख्य अंग आपकी बुकों में लिखे मिल रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया। मैं आपको बताऊंगा आगे कौन सा हटाया गया। ठीक है, आगे देखो, एक क्वेश्चन मुझे लगता है कि ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि भारत जो है वो यूएनओ का सदस्य कब बना, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए भारत जो है वो 30 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का मेंबर बन गया था। तो ये इसकी स्थापना कब हुई, 24 अक्टूबर 1945 को। उसके 6 दिन के बाद भारत क्या है, इसका मेंबर बन गया, इसका सदस्य बन गया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो इतना तो आपको याद हो गया होगा। ये चीजें आपको याद रखनी, क्योंकि यहाँ से अब आपको पता है कि सैंपल पेपर आपने देखा होगा, आपके पेपर में एमसीक्यू क्वेश्चन भी आने हैं। तो एमसीक्यू क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, और इन्हीं में से कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग, जो आप की ऑर्गन देख रहे थे ना वहां पे, प्रिंसिपल ऑर्गन, तो वहां से देखो ये आप अब समझिए, सिलेबस में प्रिंसिपल ऑर्गन नाम से दे रखा है, तो वो ये है। अब देखो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, यूएनओ जो है, उसके प्रमुख अंग कितने, 6। आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, लेकिन 6 में से एक जो न्यासीता परिषद है, इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो इसको अगर हम हटा कर देखें, इसको ना माने, तो फिर 5 ही आपको दिखेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको वहां पे 6 बताया था, क्योंकि आपकी बुक में भी हर जगह आपको 6 दिखेगा। ये बस आपको दिमाग में रखना है कि इसको हटाया गया है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन महत्वपूर्ण है, सचिवालय हो गया जहां पे इनके ऑफिशियल वर्क होते हैं सारे, सुरक्षा परिषद हो गया, ठीक है, आर्थिक और सामाजिक परिषद हो गया, महासभा हो गया, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख एजेंसी और शाखाएं जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए इनकी प्रमुख एजेंसी और शाखाओं में आता है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसके बाद यूनेस्को आता है। यूनेस्को आपके एनसीईआरटी में डिटेल में नहीं दिया हुआ, लेकिन आपके न्यू सिलेबस जो आपका सिलेबस है उसमें है, तो इसलिए मैं आपको ये थोड़ा डिटेल में पढ़ा दूंगा। इसके बाद यूनिसेफ, UNDP, UNHRC, UNSCR, अंकटाड, इसे अंकटाड बोल सकते हैं, UNCTAD। अब देखो क्या होता है कि कई बार एक क्वेश्चन आपके सामने फुल फॉर्म वाला भी आ जाता है, यानी हो सकता है आपसे पूछे कि बताइए WHO की फुल फॉर्म क्या है, तो आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी याद रख सकते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आपको हिंदी में याद रखना है तो विश्व व्यापार संगठन, ऐसे याद रख सकते हैं।
ठीक है। इसमें आप कई बार इसमें इनमें कंफ्यूजन हो जाती है, UNHRC और UNHCR देखने में एक जैसे लगते हैं। तो देखिए, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है, और इसका यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी। ठीक है, दोनों में आपको अंतर पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप याद कर लो। ठीक है, अब बात करते हैं यूनेस्को की। देखिए, ये थोड़ा सा आपको डिटेल में इसलिए करना है क्योंकि आपके जो एनसीईआरटी में आपको डिटेल में नहीं मिलेगा, पहले बता रहा हूँ एनसीईआरटी में डिटेल में नहीं मिलेगा, वहां पे पहले नहीं होता था। ये आपके 1-2 साल पहले आपके सिलेबस में, 1 से 2 साल पहले आपके सिलेबस में ऐड हुआ है अलग से कि आपको थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ना है। तो चलिए समझते हैं, यूनेस्को के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन है यूनेस्को। ये कब स्थापित हुआ था, कब इस बना था, तो आपको याद रखना है 4 नवंबर 1946। ये डेट आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पेपर में आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में। जो नई चीज आपके सिलेबस में डालते हैं ना, उसके चांस बहुत ज्यादा होते हैं आपके पेपर में पूछने के, इसलिए याद रखो। इसके बाद देखो, फ्रांस के पेरिस में इसका क्या है, मुख्यालय, यानी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो फ्रांस के पेरिस में है, यानी पेरिस याद रखना है। और यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशेष निकाय है। ये भी आपसे पेपर में ऐसे लाइन दे सकते हैं कि बताइए यूनेस्को जो है वो किसका एक विशेष निकाय है, तो आप बोलोगे ये संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का एक विशेष निकाय है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य है शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, समाज तथा मानव विज्ञान, संस्कृति और संचार को प्रमोट करना। प्रोन्नत करने का मतलब है प्रमोट करना। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो यूनेस्को द्वारा सदस्य देशों के मध्य साक्षरता का प्रसार, जो इसके सदस्य देश हैं उसमें साक्षरता का प्रसार किया गया है। तकनीकी और शैक्षिक प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दी गई है। स्वतंत्र मीडिया आदि के प्रसार के लिए विशिष्ट कार्य किए गए हैं जो कि यूनेस्को के द्वारा किए गए। तो यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट था, इसको आपको इसकी स्थापना याद रखनी है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो याद रखना है, और इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं ये याद रखना है। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद है यूनिसेफ। तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष इसको हम कहते हैं चिल्ड्रन फंड। तो ये इसकी स्थापना जो है वो किसने की थी, ये महासभा के द्वारा हुई थी 1946 में। ठीक है, तो ये क्या है कि जो यूनिसेफ है इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा 1946 में एक निकाय के रूप में की गई थी। इनका एक निकाय है ये। इसका मुख्य कार्य जो है वो है बच्चों के लिए आपातकालीन जो फंड है उसको इकट्ठा करना। ये देखो, चिल्ड्रन, बाल का मतलब है बच्चे, बाल कोष यानी बच्चों के लिए एक फंड है ये, और ये उनके लिए पैसे इकट्ठा करता है और पूरी दुनिया में उनके विकास के कार्यों में ये सहायता करता है यूनिसेफ। इसके अतिरिक्त यूनिसेफ जो है वो विश्व के समस्त भागों में बच्चों को जो उनकी हेल्थ है, उनके स्वास्थ्य और उनके उत्तम जीवन को सुनिश्चित करने के कार्यों में सहायता करता है। ठीक है, प्रोत्साहन देता है, प्रमोट करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। ये भी आपको याद रखना है। हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि बताइए यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ जो है विश्व के लगभग 193 देशों में सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है, बच्चों के लिए काम करता है ये। अब बात करते हैं नेक्स्ट संगठन की, जो कि आपके सिलेबस में नया ऐड हुआ है। ये नए टॉपिक ऐड हुए हैं। लास्ट ईयर की वीडियो अगर आप देख चुके हैं मेरी, तो उसमें भी बताया हुआ है। ठीक है, आप वो भी वीडियो चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय है, यूएनओ का ही एक निकाय है, जिसकी स्थापना जो है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में 1919 में की गई थी। ठीक है, कहाँ पे हुई थी, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। कब हुई थी, 1919 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है, सामाजिक न्याय की कुशल स्थितियों को प्रोन्नत करना। आपको पता है कि जो लेबर होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, उनकी जो काम की स्थिति होती है वो अच्छी नहीं होती है, और कुछ देशों में तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो उनके लिए ये जो संगठन है वो काम करता है ताकि उनके काम करने की अच्छी स्थिति हो, और अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों के माध्यम से वैश्विक स्तर पर श्रमिकों के लिए कार्य करना। और इसके अतिरिक्त महिला तथा पुरुष श्रमिकों को उत्पादक कार्य में संलग्न करने के लिए प्रोत्साहन तथा कार्यस्थल पे उनकी सुरक्षा देखना, उनको समानता मिले, स्वाभिमान से वो अपना कार्य कर सके, ये सारे काम जो है ILO के हैं। तो यहाँ से हमारा क्या है, ये जो टॉपिक है, ये जो इसके एजेंसी शाखाएं वगैरह हैं ये हो जाती हैं। अब बात करते हैं सुरक्षा परिषद, क्योंकि ये UNSC भी आपके सिलेबस में है। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, UNSC। UNSC
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, हिंदी में बोले तो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद, ठीक है। तो सुरक्षा परिषद आपको याद रखना है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है कि जो सुरक्षा परिषद है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बताइए, यानी इसकी जो संरचना है वो बताइए। तो इसकी संरचना कुछ इस तरीके से है कि जो सुरक्षा परिषद है इसके टोटल 15 सदस्य देश हैं, 15 सदस्य देश होते हैं इसमें, ठीक है। 5 दो है जो इसमें से 5 जो हैं वो परमानेंट है, स्थायी है, और जो 10 जो हैं वो क्या है, टेम्परेरी है, यानी ये जो बदल दिए जाते हैं। तो आप समझिए, पहले हम स्थायी सदस्यों की बात करते हैं। सुरक्षा परिषद के जो 5 स्थायी सदस्य हैं, इसमें अमेरिका आता है, फ्रांस आता है, ब्रिटेन आता है, रूस आता है, चीन आता है, ठीक है। ये 5 देश इसके परमानेंट मेंबर हैं। इनको वीटो पावर मिली हुई है, याद रखना है, इनको क्या मिली हुई है, वीटो पावर। इसके तहत ये क्या कर सकते हैं, वीटो पावर का यूज कर सकते हैं। और मान लो कि जैसे कि कोई मुद्दा है उस पर बहस चल रही है, तो उसमें इन 5 की बातों का काफी वेटेज है। अगर मान लो 4 एक बात पे सहमत हो जाते हैं, अगर एक देश भी इनमें से सहमत नहीं होता, तो वो अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके उसको रोक सकता है। तो इसी को वीटो पावर कहते हैं। तो स्थायी सदस्य हो गए। अब बात कर लेते हैं अस्थायी सदस्य के बारे में। तो देखिए, इसके 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जो कि मतलब आम सभा के द्वारा चुने जाते हैं और 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष के लिए। तो उसमें 10 सदस्य जैसे मान लीजिए कोई भी देश चुना गया है, तो वो 2 वर्ष के बाद उसको हटा के फिर कोई अन्य देश आ जाएगा। तो इस तरीके से इसके अस्थायी सदस्य चलते रहते हैं। अब बात करते हैं सुरक्षा परिषद के कार्य। तो सुरक्षा परिषद, जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, सुरक्षा, तो समझ लो कि इसका काम कुछ ना कुछ सुरक्षा से संबंधित ही होगा। तो चलिए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना इसका काम है, ठीक है, इसका कार्य है। देशों के बीच में शांति स्थापित करना सुरक्षा परिषद का काम है। अनिवार्य निर्णय को घोषित करना और शांति भंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना, यह भी सुरक्षा परिषद का कार्य है। कूटनीतिक, आर्थिक और सैनिक कार्रवाई करना भी सुरक्षा परिषद का, ठीक है। अगर आपने चैप्टर 3 पढ़ा हो तो वहां पे भी मैंने आपको सुरक्षा परिषद के बारे में बताया था। अब आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की जरूरत। एक क्वेश्चन ये पेपर में आता है कि जो यूएनओ है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसमें हमें सुधार की जरूरत क्यों है। तो देखिए, इसके लिए ना आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा पीछे जाके। तो देखते हैं। देखिए, सुरक्षा परिषद जो है, इसकी बनावट और इसकी प्रक्रिया में सुधार की जरूरत है। संगठन के जो न्यायाधिकार क्षेत्र है, जो इसका जो भी क्षेत्र है, उसमें आने वाले मुद्दों को बढ़ाना, ये एक इसकी जरूरत है। सुरक्षा परिषद का जो आकार है उसमें भी परिवर्तन करने की बात की जा रही है कि उसको भी बदला जाए। इसके जो सदस्य संख्या है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अगर हम सुरक्षा परिषद की बात करें, जो 5 परमानेंट मेंबर है, वो जब से लेके आज तक वही 5 है। उसके अलावा किसी अन्य देश को मौका ही नहीं मिला। तो उसमें कहते हैं कि उसकी सुरक्षा परिषद में जो परमानेंट मेंबर है और जो टेम्परेरी मेंबर है उनको बढ़ाया जाए, ठीक है, उनकी सदस्य संख्या बढ़ाई जाए। वीटो सदस्य जो है उनको बढ़ाने की जरूरत है। नए देशों को सुरक्षा परिषद में शामिल करना, यह भी बात है कि नए देशों को भी शामिल किया जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यशैली में बदलाव करना, ये कुछ ऐसी जरूरतें हैं जो कि यूएनओ में बदलाव की जरूरत है। अब बात करते हैं कि ये जरूरत तो है, लेकिन इसकी मांग क्यों उठाई जा रही है। आप ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना, पेपर में ऐसे भी पूछ लेते हैं। तो देखिए, मैं आपको समझाता हूँ पूरा बैकग्राउंड कि क्यों ऐसी मांग चल रही है। तो आपको पता है कि यूएनओ जो है वो 1945 में बना था। मैंने आपको बताया था 24 अक्टूबर 1945, आपको डेट याद हो गई होगी। तो यूएनओ जो है 24 अक्टूबर 1945 में बनाया गया था, ठीक है। क्यों बनाया गया था आपको पहले ही पता है कि लीग ऑफ नेशन जो था वो ज़्यादा सफल नहीं हुआ था, तो उसी को मजबूत बनाकर ये यूएनओ लाया गया था, ताकि दोबारा कोई तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए, ये रोक पाए इसलिए। उस समय क्या था, दुनिया का माहौल जो था वो अलग था। तो उस समय की जरूरत को देखते हुए यूएनओ को बना दिया गया था। ये आपको समझ में आया। इसके बाद देखो, विश्व उस समय में 2 विश्व युद्ध झेल चुका था। एक तो वर्ल्ड वॉर 1 जो कि 1914 से 18 हुआ था, फिर वर्ल्ड वॉर 2 जो कि 1939 से 45 हुआ था। 2 विश्व युद्ध झेल चुका था, तब जाके ये बना था। इसके बाद के समय में शीत युद्ध का दौर चला, ये भी आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है। फिर क्या है कि यूएनओ जो है उस समय के हालात को देखते हुए बनाया गया था। उस समय जो सिचुएशन थी उसको देखकर यूएनओ बना दिया गया था। लेकिन अब समझिए, जब विश्व में इतने आज के समय में देखें तो विश्व में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ में भी बदलाव की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि देखो दुनिया तो बदल गई पर यूएनओ वैसा का वैसा है। संयुक्त राष्ट्र संघ आज भी ऐसा ही है जैसा 1945 में था। इसके सदस्य जो है आम सभा में बढ़े हैं, आम सभा की सदस्य संख्या देखें तो बड़ी है, लेकिन इसकी जो सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं और जो अस्थायी सदस्य हैं ये नहीं बढ़े।
ठीक है। आज भी आपको 5 ही इसके स्थायी सदस्य दिखते हैं और 10 अस्थायी सदस्य दिखते हैं। तो मांग चल रही है कि इनको भी बढ़ाया जाए, इनकी संख्या, और जो अस्थायी सदस्य हैं इनकी संख्या भी बढ़ाई जाए। और इसकी जो कार्य प्रणाली है, जो काम करने का तरीका है, इसमें भी सुधार की बात की गई है। ठीक है, यूएनओ के। इसके बाद देखो 1991 में विश्व में बहुत बड़ा बदलाव आया। क्या आया आपको पता है कि जो यूएसएसआर था, जो सोवियत संघ था, वो खत्म हो गया था। अब केवल अमेरिका यानी यूएसए जो है वो ताकतवर बचा, यानी सोवियत संघ टूट गया और अमेरिका जो है ताकतवर बचा। चीन ने भी विकास किया, एशिया की अर्थव्यवस्था भी काफी मतलब उन्नत होने लगी, उसमें भी बदलाव आया। नए देश जो थे वो यूएनओ में शामिल होने लगे। यानी 1991 के बाद दुनिया में काफी सारे बदलाव आपको देखने को मिलते हैं। इसी के साथ कुछ नई समस्या भी दुनिया के सामने आने लगी, जैसे आतंकवाद एक समस्या है, जलवायु परिवर्तन, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, ऐसी समस्याएं भी आने लगी। तो इतना कुछ होने के बाद यूएनओ जो है वैसा का वैसा बना हुआ है जैसा पहले था। यानी 1945 में जब यूएनओ की स्थापना हुई थी तब से लेके आज तक यूएनओ वैसा ही है। इसकी सदस्य संख्या भी वैसी ही है। ठीक है, आम सभा में बढ़े हैं, इसके मेंबर जरूर बढ़े हैं, लेकिन उसकी जो सुरक्षा परिषद है उसमें कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिलता। इसीलिए मांग की जा रही है कि आज के विश्व के अनुसार इसमें कुछ बदलाव किए जाए। ठीक है, अब एक और चीज याद रखिए, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आप उठा के देखोगे तो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया हुआ था कि 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में एक प्रस्ताव पारित हुआ था, उसमें 3 शिकायतें थी। तो वो 3 शिकायतें बताइए वो कौन सी थी। तो देखिए, सबसे पहले तो ये शिकायत थी कि जो सुरक्षा परिषद है, यानी जो यूएनएससी है, सिक्योरिटी काउंसिल है, अब ये राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करती। जो भी मतलब आज के समय में राजनीतिक वास्तविकता है उसको सही तरीके से मतलब नुमाइंदगी इसकी नहीं कर पाती यूएनएससी। इसके बाद क्या है कि जो यूएनएससी यानी सिक्योरिटी काउंसिल है, इसके जो फैसले होते हैं उसमें पश्चिमी देशों के हितों की छाप दिखती है। क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादातर इसमें जो देश हैं वो सारे ताकतवर हैं, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया। तो मतलब इनके जो फैसले होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि जिसमें पश्चिमी देशों को फायदा मिले। ठीक है, तो ये भी पॉइंट है। फिर एक शिकायत ये भी की गई थी कि सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। आपको पता है कि देखो 5 परमानेंट, 10 ऐसे मेंबर जो कि अस्थायी हैं, इनमें कोई संख्या ही नहीं बढ़ाई जा रही। तो ऐसे में हम देखा जाए आम सभा में तो देखा जाए तो सभी की संख्या बढ़ी है, लेकिन यहाँ नहीं है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक बराबर का प्रतिनिधित्व देखने को नहीं मिलता है। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है पेपर में कि भारत को कहा जा रहा था कि भारत को सुरक्षा परिषद का परमानेंट मेंबर बना देना चाहिए। ठीक है, ये बात आज से नहीं पिछले कई वर्षों से हुई है। ठीक है, लेकिन इसमें ना कहीं हो नहीं पा रहा है, मतलब बातें चली है पर परमानेंट मेंबर आज तक बनाया नहीं गया है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए, आपसे पूछा जाए, मान लो कई बार ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आता, ऐसे पूछ लिया जाता है कि बताइए आप भारत के एक नागरिक हैं और आप चाहते हैं कि भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिले, तो आप उसके बदले में क्या तर्क देंगे। देखो, आपको ही क्वेश्चन में डाल देंगे वो और आपसे ही क्वेश्चन पूछ लेंगे। इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है जो एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आप उसे समझ सकते हो। तो अब यहाँ पे एक चीज समझनी है आपको कि कैसे इसका आंसर लिखोगे। ठीक है, तो आप ये बोलोगे कि भारत जो एक बड़ी आर्थिक ताकत है, इसलिए भारत को सुरक्षा परिषद का परमानेंट मेंबर बना देना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या तर्क दोगे, आप कहोगे कि भारत की एक बड़ी सेना है, भारत के पास एक बड़ी सैन्य शक्ति है। ठीक है, ये भी एक तर्क दिया जा सकता है। फिर कहेंगे भारत एक बड़ी आबादी वाला देश है, ये भी एक तर्क हो सकता है। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में योगदान देने की बात करें तो भारत हमेशा समय पे अपना योगदान देता रहा है, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, आप बता सकते हैं, इसलिए भी हमें उसका मेंबर बना देना चाहिए। फिर क्या है कि भारत जो है लोकतंत्र और मानव अधिकारों का सम्मान करता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और मानव अधिकारों का सम्मान करता है, तो ये भी एक कारण आप दे सकते हो। फिर क्या है, भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से देखें तो विश्व की विविधता की नुमाइंदगी करता है भारत। आपको पता होगा कि भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, विभिन्न विचारधाराओं के लोग रहते हैं। ठीक है, और सभी को साथ लेकर चलता है। तो ये हमारे देश की विशेषताएं, इसी को आप ऐसे बता सकते हैं कि ये चीजें हैं, इसलिए भारत को परमानेंट मेंबर बना देना चाहिए। अब एक क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आंकड़े जो हैं, डेटा जो है वो अलग होएगा। अगर आपके पास एनसीईआरटी है पुरानी वाली, ओल्ड एनसीईआरटी, तो उसमें 2006 तक के आंकड़े आपकी बुक में दे रखे हैं। लेकिन अगर आपने लेटेस्ट एनसीईआरटी डाउनलोड कर रखे हैं एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाके, या फिर आपने नई किताब खरीद रखी है जो कि अभी का एडिशन हुआ, तो उसमें 2018 के आंकड़े दे रखे हैं। तो यहाँ पे आपकी बुक में अलग दिखेगा। तो हो सकता है आप बोलो कि सर आपने गलत पढ़ा दिया, क्योंकि हमारी बुक में तो कुछ और लिखा है। तो आप अपनी अपडेटेड बुक में देखना, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे 2006 वाला डाटा हटा के 2018 वाला कर दिया जो कि लेटेस्ट है। देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2018 तक
जो वीटो पावर है इसका इस्तेमाल किसने कितना किया है, यानी कि किसने सबसे ज्यादा किसने सबसे कम, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको पूरा बता देता हूं। जो फ्रांस है, फ्रांस ने 18 बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया है, वीटो पावर का, ठीक है। ब्रिटेन ने 32 बार अपना वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। चीन की बात करें तो चीन ने 11 बार किया वीटो पावर का इस्तेमाल। अमेरिका ने 84 बार कर लिया है, ठीक है, 84 बार। और यूएसएसआर, पहले ये यूएसएसआर की सीट थी, बाद में जब यूएसएसआर खत्म हो गया तो उसका उत्तराधिकारी रूस बना था, रूस को दे दी गई थी परमानेंट सीट, ठीक है। तो इन्होंने कितनी बार किया है, 135 बार, यानी 135। अब यहाँ पे देखिए ये आपके सामने 2018 के बाद वाले 2018 तक के डाटा आंकड़े जो आपके सामने हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि बताइए वीटो पावर का सबसे कम इस्तेमाल किस देश ने करा है। तो आपके सामने यहाँ पे क्या दिख रहा है, चीन ने करा है सबसे कम। और ये पूछ लें कि बताइए वीटो पावर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसने करा है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यूएसएसआर, यानी कि रूस, रूस दिखेगा आपको, ठीक है। यूएसएसआर तो खत्म हो गया है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो अपडेटेड बुक में से पढ़ लेना तो आपको दिख जाएगा। अब एक क्वेश्चन एक बार पेपर में आया हुआ था, ये क्वेश्चन आया हुआ था कम से कम 4-5 साल पहले, कि क्या वीटो पावर को खत्म कर दिया जाना चाहिए। ये क्वेश्चन था इस तरीके, इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन आया हुआ था, क्या वीटो पावर को खत्म कर दिया जाना चाहिए। तो क्या आंसर होगा इसको समझिए। तो देखिए वीटो पावर को खत्म करने से स्थायी सदस्य जो उसके परमानेंट जो मेंबर है उनका जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि वीटो पावर को खत्म नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखो इससे कुछ नहीं होगा, मान लो अगर वीटो पावर को खत्म करते हैं तो इससे कुछ नहीं होगा, ना ही वीटो पावर वाले देश इसे कभी खत्म होने देंगे। वीटो पावर को खत्म करने की बजाय संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार का प्रयास किया जाए, सुरक्षा परिषद में सुधार का प्रयास किया जाए, ठीक है। वीटो पावर को खत्म करने से कोई सोल्यूशन नहीं है, बल्कि सुधार करो उसमें। इसके बाद है वीटो पावर और भी देशों को देना चाहिए, जैसे कि बात चलती है कि भारत को भी परमानेंट मेंबर बना देना चाहिए। भारत परमानेंट मेंबर बनेगा तो भारत को भी वीटो पावर मिल जाएगी। तो ये भी बात चलती है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी पेपर में आए हुए, मैंने प्रीवियस ईयर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लिए हैं, जो आपके सिलेबस में है वो तो है, और लेकिन किस लैंग्वेज में क्वेश्चन आते हैं वो भी डाल रखे हैं। एक क्वेश्चन ऐसे आया हुआ था आपके पेपर में, एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बताइए। यानी आपको पता है कि 1991 में सोवियत संघ जो था, यूएसएसआर जो था, वो खत्म हो गया था। ऐसे में यूएसए ताकतवर बचा था, तो ऐसा माना जाने लगा था कि एक ध्रुवीय विश्व हो गया, विश्व में एक ही महाशक्ति बची है, यूएसए, ठीक है। हालांकि इसको भी चुनौती मिल रही है। ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर जो चैप्टर है, न्यू सेंटर ऑफ पावर मैंने आपको पढ़ाया, चौथा चैप्टर, उसमें भी आपने देख लिया होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि बताइए एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका बताइए, ऐसे आ जाता है पेपर में। तो देखिए सोवियत संघ की गैर मौजूदगी में अमेरिका जो है ताकतवर देश है। अमेरिका पर अंकुश लगाना आज की डेट में देखें तो आसान नहीं है। अमेरिका अपनी सैन्य तथा आर्थिक शक्ति के दम पर यूएनओ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन की भी अनदेखी कर देता है। चैप्टर नंबर 3 वैसे तो डिलीट है, अगर आपने चैप्टर 3 पढ़ा हो एनसीईआरटी में तो आपको पता होगा कि यूएनओ ने कई बार अमेरिका को परमिशन नहीं दी थी, लेकिन फिर भी उसने इराक पे हमला कर दिया था, ठीक है। इस तरह की चीजें। इसके बाद देखो यूएनओ में अमेरिका का खास प्रभाव है। यूएनओ में अमेरिका का खास प्रभाव क्यों है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा। इसलिए क्योंकि यूएनओ में सबसे ज्यादा जो योगदान है, जो आर्थिक मदद करता है, वो कौन करता है, तो वो यूएसए है, यानी अमेरिका ही करता है। इसके बाद अमेरिका जो है वो बहुत ही, मतलब देखा जाए बहुत ही आर्थिक रूप से मजबूत है, उसकी वित्तीय ताकत बहुत ज्यादा है, ये भी एक कारण हो जाता है। फिर क्या है, जो यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है वो भी अमेरिका के भू क्षेत्र पे भी है, यानी अमेरिका में ही स्थित है। तो इससे भी मतलब अमेरिका ताकतवर है और अमेरिका का कहीं ना कहीं वर्चस्व देखने को मिल जाता है। फिर यूएनओ में जो काम करने वाले नौकरशाह हैं, जो वहाँ पे नौकरशाह जो मतलब कर्मचारी काम करते हैं, वो ज़्यादातर अमेरिका के नागरिक हैं। तो इसलिए भी मतलब आप कह सकते हो कि एक ध्रुवीय विश्व में इसमें यूएनओ में कहीं ना कहीं अमेरिका की भूमिका ज़्यादा देखने को मिल रही है। फिर क्या है, अमेरिका के पास सबसे बड़ी चीज़ वीटो पावर भी है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। और आपको पता है कि यूएनओ जो होता है उसका सबसे मेन चेहरा होता है उसका महासचिव, और महासचिव के चुनाव में सबसे ज़्यादा जो बात वजन रखती है वो है अमेरिका की। अगर अमेरिका चाहता है कि कोई व्यक्ति महासचिव ना बने तो वो महासचिव उसका बन ही नहीं सकता, ठीक है। अमेरिका की मर्जी होगी तो ही बन पाएगा, बहुत इसकी बात वजन रखती है, ये याद रखना है।
ठीक है, तो यहां तक मैंने आपको सब कुछ करा दिया। अब मैं आपको एक दो संगठन बता दूं एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, क्योंकि यहां से भी कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन डीसी में। इसमें लगभग 189 सदस्य हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो वहां पे आपको हो सकता है 188 सदस्य दिखें, या फिर संख्या अलग हो सकती है। तो आप कोई ये मत बोलना कि आपने तो ये बता दिया हमारी बुक में तो ये, आप लेटेस्ट वाली एनसीईआरटी डाउनलोड करो, ठीक है। इसके बाद इसके उद्देश्य बता दो। तो उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग करना, व्यापार नीति बनाना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो मात्रा है उसमें संतुलन लाना, ठीक है, वित्त व्यवस्था की देखरेख करना। ये सारे काम जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के। इसके बाद विश्व बैंक से भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जो विश्व बैंक है इसमें आपको 1944 दिखेगा कुछ जगह पे, कुछ जगह पे 1945। इसकी स्थापना जो है 1944-45 में हुई थी, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग दिख सकता है। इसके बाद मुख्यालय की बात करें तो वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि विकासशील देशों की मदद करना, उनको आर्थिक मदद देना, उनको लोन देना, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण सुरक्षा, शहरी विकास, इन सब के लिए काम करना। और जो ज्यादा गरीब देशों होते हैं उनको लोन देके उनसे लोन वापस भी नहीं लेता, ठीक है। फिर है विश्व व्यापार संगठन, ये 1995 में स्थापना हुई थी। और ये गेट बोला जाता था इसको, इसका उत्तराधिकारी। ये गेट का मतलब यहाँ पे जनरल अग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, इसी को बाद में विश्व व्यापार संगठन बना दिया गया। विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसके उद्देश्य हैं व्यापार के नियम बनाना, ठीक है, नियम तय करना, व्यापार में मदद करना, मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, ठीक है, व्यापार में सहायता करना। ये सारे विश्व व्यापार संगठन के काम है। एक एमनेस्टी इंटरनेशनल पे भी क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एक एनजीओ है, एक स्वयंसेवी संगठन है। ये मानव अधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है। मानव अधिकारों से संबंधित रिपोर्ट जो है ये छापता है हर साल। और ये भी बताता है कि कौन से देश की सरकार अपने लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। इसीलिए कई बार सरकारें जो है एमनेस्टी की रिपोर्ट को पसंद भी नहीं करती हैं, ठीक है। इसके बाद है कि मानव अधिकारों की रक्षा करना, लोगों को जागरूक करना, ये इसका काम है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है आपको याद रखना है, पेपर में आ जाता है। और एक है ह्यूमन राइट वॉच, ये भी एक एनजीओ है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है, मानव अधिकारों के लिए ये भी काम करता है। क्योंकि आपको नाम से ही पता लग रहा है ह्यूमन राइट का मतलब ही मानव अधिकार होता है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बिल्कुल आराम से पेपर में कर लोगे। ये अमेरिका का सबसे बड़ा संगठन है। ये मीडिया का ध्यान किधर ले जाता है? जहां पे मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो वहां पे ये मीडिया का ध्यान ले जाता है, ठीक है। बारूदी सुरंगों पर रोक लगाने का इसने काम किया है, बाल सैनिकों पर रोक लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। जो आपके सिलेबस में जो जो चीज़ें दे रखी है वो मैंने आपको सारी करा दी हैं, ठीक है। यहीं से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एनसीईआरटी में से भी जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट वो करा दिए हैं। और प्रीवियस ईयर में जिस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन टाइप के कंटेंट को आपको इसमें वीडियो के तहत दे दिया गया है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप आप हमारा जरूर ज्वाइन कर लो। क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप नाम से अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है, आप उसमें जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको वीडियोस के लिंक वगैरह जो हैं वो मिल जाया करेंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।